Hello everyone, welcome to my channel. And today we are going to discuss very important essay by CEM Jord. And the topic is the civilization of today. This is an important topic for JSSC CGL, Jharkhand Sahayak Acharya, paper 2 and 4. ये सीजीएल का झारखंड सहायक आचार्य के लिए पेपर 2 और 4 के लिए इंग्लिश का है। और आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारा मैं एक मैराथन क्लास के रूप में लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि प्लेलिस्ट में हमने इस ऐसे को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और आज इसका एक मैराथन सेशन लेकर के आई हूँ। और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप इस एमसीक्यूज़ को गो थ्रू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले CEM जॉर्ड के बारे में कुछ बातें हैं। सिरिल एडविन मेशिन जॉर्ड ये एक इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, टीचर और ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी रहे हैं। ये MBBCC के साथ जुड़े रहे हैं। इतने पॉपुलराइज कैरेक्टर होने के बाद भी एक स्कैंडल ने उनकी इस पॉपुलर कैरियर का एंड कर दिया। क्या था वो स्कैंडल? ये भी हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, 1891 to 1953। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे और इनका कैरियर एकदम से एंड हो गया। और रीज़न क्या था? हिज करियर एज अ पब्लिक एथिस्ट ended abruptly when he was caught in the first class railway carriage with a third class ticket। तो इनकी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी भूल थी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ इतना बुरा हुआ क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और ये एथिसिस्ट से जुड़े थे। तो जब कुछ ऐसा करते हुए ये पाए गए तो दैट इज़ बिग मिसफॉर्चून फॉर हिज करियर। सो अब हम इनके एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the primary role of the law in resolving disputes? कहा जा रहा है कि डिस्प्यूट्स को सुलझाने में कानून की प्रथम भूमिका क्या है? सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, प्रमोटिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। ऑप्शन सी, encouraging might over right, एंड दी ऑप्शन डी, promoting violence। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। तो वो इस सुनिश्चित करना चाहते थे जस्टिस और फेयरनेस को। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू ऑर्डर एंड सेफ्टी कंट्रीब्यूट टू सिविलाइजेशन? व्यवस्था और सुरक्षा सभ्यता में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो यहाँ पर आप चार ऑप्शन हैं। दे हिंडर innovation and progress, they are irrelevant to the concept of the civilization, third option, they enable the activities that make up civilization, and the fourth option, they impose restrictions and artistic impression। So here your answer will be option number C, option number C। They enable the activities that make up civilization। Now come to the question number third.
Question number third is, when did order and safety become prevalent in Europe? यूरोप में व्यवस्था और सुरक्षा कब, ऑर्डर एंड सेफ्टी कब प्रचलित हुई? So your option is throughout European history, and the option B only in the last 200 years, and the option C is during the Roman Empire, and the option number D after multiple revolutions and wars. तो ये इन चारों में आपका एक्चुअल आंसर कौन सा है? So your answer will be option B. Option B. The only in the last 200 years. पिछले 2 सालों में ये सेफ्टी और ऑर्डर और सेफ्टी का ये जो रूल है ये प्रचलित हुआ है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या था? आधुनिक सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इसको ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? योर ऑप्शन इज अ कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ द वायलेंस, एंड द सेकेंड वन द absence of illness and pain, and the third option the widespread use of aesthetics, and the fourth option is reduced fear of the violence and improved health care. तो यहाँ पर आधुनिक सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो रिड्यूस फियर, कि उन लोगों ने फियर को कम किया, वायलेंस के फियर को कम किया और अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। Now the question number 5th. Why is good health essential for achieving anything in life? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? आई थिंक कि इसका आंसर आप सभी को आता होगा। ऑप्शन 1 है, इट इज इररिलेवेंट टू वंस अचीवमेंट। ऑप्शन नंबर बी है, ये मेरा ब्रश क्यों नहीं काम करता है। ऑप्शन नंबर बी है, इलनेस ऑफन enhance a person's creativity. Option number 3rd is healthy individuals have a better quality of the life, and the option number D great achievements are impossible without good health. तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? आई थिंक कि आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट अचीवमेंट आर इम्पॉसिबल विदाउट गुड हेल्थ, कि आप बिना अच्छे स्वास्थ्य के ग्रेट अचीवमेंट को नहीं हासिल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डिस्टिंग्विशेस मॉडर्न सिविलाइजेशन फ्रॉम प्रीवियस वंस इन टर्म ऑफ इट्स स्प्रेड? अपने प्रसार के संदर्भ में आधुनिक सभ्यता को पिछली सभ्यताओं से क्या है जो अलग करता है? So option number 1, previous civilization were more widespread, and the option number B is modern civilization is concentrated in Europe, and the third one, modern civilization is a global phenomenon, and the fourth one, it means D, there is no significant difference in their spread. तो इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेना। ये क्या है? तो आधुनिक जो सभ्यता है ये एक वर्ल्ड वाइड, ये एक कैसा फेनोमेना है? ग्लोबल फेनोमेना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाई डिड
Why did previous civilizations often come to an end? पिछली सभ्यताएं क्यों समाप्त हो गई, है ना? प्रीवियस सिविलाइजेशन ऑफन कम टू एन एंड, पिछली सभ्यताएं क्यों समाप्त हो गई? सो योर आंसर इज ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स. ऑप्शन नंबर बी इज दे बिकम टू आइसोलेटेड फ्रॉम other cultures, and the option number third, a strong uncivilized group invaded and destroyed them, and the option D number, they voluntarily decided to discontinue. तो इन चारों में आपका राइट आंसर कौन सा है? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, a strong uncivilized groups invaded and destroyed them. Question number 8 is, what is the main factor contributing to the unity of the modern world? आधुनिक विश्व की एकता में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या था? यूनिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का जो मेन फैक्टर है वो क्या था? सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइसोलेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन. ऑप्शन बी, द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ऑप्शन नंबर थर्ड, द resurgence of ancient civilization, and the option number D, the destructions of other culture. तो यहाँ में आपका आंसर क्या हो जाएगा? So your answer will be the spread of the modern civilization. Option number B is your correct answer. The spread of modern civilization. इट मीन्स कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसको क्या किया गया? स्प्रेड किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, उनको बढ़ाया गया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ डज C.M. जॉर्ज डिस्क्राइब द interconnectedness of the modern world? So how does George describe the interconnectedness of the modern world? ये जो C.M. जॉर्ज है, उन्होंने आधुनिक विश्व की अंतर संबद्धता का वर्णन किस प्रकार किया है? कनेक्टेडनेस को किस तरह से दिखाया है कि वो अंतर संबंधता है उनका, उन लोगों में अपना आंतरिक रिलेशनशिप है. सो योर ऑप्शन इज एज अ कलेक्शन ऑफ द आइसोलेटेड बॉक्सेस. Option B, as a fragmented and disconnected place. Option C, as a single unified entity. And the option D is as a collection of competing civilization. So your answer is option number third, as a single unified unity. As a single unified entity. क्या था वो? एक एकीकृत इकाई के रूप में. ठीक है, यूनिफाइड एंटिटी, एक इकाई के रूप में था वो. क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज C.M. जॉर्ज व्यू ऑन द एक्सटर्नल थ्रेट टू मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो आधुनिक सभ्यता के बाह्य सूत्र पर जॉर्ज का क्या विचार था? तो जॉर्ज का विचार था, योर ऑप्शन इज, इट इज अनलाइकली टू अकर ड्यू टू द global reach of civilization. Option B is the threat of imminent from unknown people, and the option third is the danger comes from uncivilized peoples, and the option number D, there is no mention of an external threat. किसी भी तरह का एक्सटर्नल थ्रेट का जिक्र नहीं है. तो यहाँ पर आपका रियल आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर?
So your answer is option number A. Option number A. It is unlikely to occur due to the global reach of civilization. It means कि सभ्यता की वैश्विक पहुंच के कारण ऐसा होना क्या था? असंभव था, अनलाइकली था, ऐसा होना असंभव था. Question number 11th is where does the primary danger to modern civilization come from? आधुनिक सभ्यता के लिए प्राथमिक खतरा कहाँ से आता है? प्राइमरी डेंजर्स कम फ्रॉम कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए ये प्राइमरी डेंजर कहाँ से आते हैं? ऑप्शन 1 इज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इन्वेंशन, and the option B is unpredictable natural disasters, and the option C from within the civilization itself, and option D is the lack of unity among civilization. So your right answer will be option number C, from within the civilization itself, कि ये लोग खुद ही में खतरा है, बाहरी खतरा का इनको डर नहीं है, ये अपने आप ही में सिविलाइजेशन के लिए खतरा है. Question number 12. What is the significance of the constant coming and going between boxes in the text? Boxes in the text. बक्सों के बीच लगातार आने जाने का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है कमिंग और गोइंग का, है ना? So your option is it leads to the isolation of the civilization. Option B is it is a sign of increased external threats. Option C is it promotes unity and interconnectedness. And the option D is it signifies a lack of communication. So what is your right answer here? Your right answer is option number C. It promotes unity and interconnectedness. Option number C is your correct answer. Now question number 13. How does C.M. Jodd characterized the world's current state of unity? तो बताइए कि जो जॉर्ड हैं उन्होंने वर्तमान यूनिटी को, स्टेट ऑफ यूनिटी मीन्स वर्तमान की जो एकता है उसकी स्थिति को कैसे चित्रित किया है. इट मीन्स कि कैसे बताया है, वर्तमान एकता की स्थिति को किस प्रकार से उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया है. सो योर ऑप्शन इज एज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सेपरेट एंटिटीज. Option B is as a closed system with no communication. Option C is as a collection of isolated boxes. And the last as option D as one enormous interconnected entity. So you have to choose correct option. यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है. So as one enormous interconnected entity, your right answer is option number D. Option number D. As one enormous interconnected entity. कि सामान्य रूप से परस्पर संबंध इकाई के रूप में, ठीक है. तो उनका सबसे वर्तमान कैसे वो पोर्ट्रेट करते हैं, वो पोर्ट्रेट करते हैं कि सामान्य रूप से परस्पर इंटरकनेक्टेड एंटिटी को एक इनॉर्मस, एक बड़े तरीके से वो बताते हैं. क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट डज C.M. Jodd identity as the main danger to modern civilization?
सीएम जॉर्ज आधुनिक सभ्यता के लिए मुख्य खतरे के रूप में किसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि मेन जो डेंजर है उसके रूप में वो किन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन 1 इज इंटरनल इन्वेजन्स, ऑप्शन बी इज लैक ऑफ प्रोग्रेस, ऑप्शन सी इज इंटरनल थ्रेट्स एंड ऑप्शन डी इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या होगा यहाँ पर? वो यहाँ पर ऑप्शन ए को बता रहे हैं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरनल इन्वेजन। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is, what has been the historical trend in the development of civilization? सभ्यता के विकास में ऐतिहासिक प्रवृत्ति क्या है? सभ्यता के विकास में ये जो ट्रेंड है, ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति क्या है? सभ्यता के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के विकास में ये ट्रेंड क्या है, ये प्रवृत्ति क्या है? सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए कांस्टेंट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑप्शन बी स्टेगनेशन एंड आइसोलेशन, ऑप्शन सी रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन बॉक्सेस एंड ऑप्शन डी इज ongoing warfare between civilization. So what is your correct answer? Your correct answer is option A, constant expansion and growth. Constant expansion and growth. It is your correct answer. निरंतर विस्तार और विकास की कंटिन्यू उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसका डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16. What does CM George compare our present civilization to? सीएम जॉर्ज ने हमारी वर्तमान सभ्यता की तुलना किससे की है? किसके साथ हमारे प्रेजेंट सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है जॉर्ज साहब ने? ऑप्शन ए, एन ओसिस इन अ डेजर्ट ऑफ सेवेजरी, ऑप्शन बी अ बॉक्स ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स, ऑप्शन सी अ लॉ कोर्ट फॉर नेशन एंड द ऑप्शन डी लैक ऑफ ऑर्डर एंड सेफ्टी। तो किसके साथ जॉर्ज साहब ने कंपेयर किया है? कंपेयर किया है, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, एन ओसिस इन अ डेजर्ट। कि इस सेवेजरी में भी ये क्या है, एक ओसिस की तरह है। डेजर्ट में ओसिस क्या होता है कि पूरे डेजर्ट में एक ग्रीनरी, एक हरा भरा कोई छोटा सा लैंड होता है, उसको हम लोग ओसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वर्तमान सिविलाइजेशन को उन्होंने कंपेयर किया है एक डेजर्ट ऑफ ओसिस के तरह से। क्वेश्चन नंबर 17 इज, what resources are mentioned as necessary for machines to function properly? यहाँ पर जॉर्ज साहब ने मशीन के ठीक से काम करने के लिए किन संसाधनों को आवश्यक बताया है? मशीन ऑफ फंक्शन प्रॉपरली, कि वह कौन सा साधन है जिससे कि मशीन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, काम करे। योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए कोल, पेट्रोल एंड ऑयल, ऑप्शन बी वाटर, सनलाइट एंड विंड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड प्लास्टिक एंड लास्ट ऑप्शन डी वुड, पेपर एंड इंक। तो इन सब में किनको नेसेसरी फ्यूल की तरह बताया गया है? सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, कोल, पेट्रोल एंड ऑयल।
योर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, what does CM George suggest is the potential outcome in human fail to focus on making their civilization better? सीएम जॉर्ज का क्या सुझाव है कि संभावित परिणाम इसका क्या हो सकता है और मानव अपनी सभ्यता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में फेल क्यों हो रहा है ना। ह्यूमंस फेल टू फोकस ऑन मेकिंग देयर सिविलाइजेशन बेटर, कि आदमी क्यों फेल हो रहा है अपने सिविलाइजेशन को बेटर बनाने में और इसके पोटेंशियल का क्या आउटकम आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। तो क्यों फेल हो रहा है, ये आपका ऑप्शन है इम्प्रूव्ड सोशल इक्वालिटी, ऑप्शन बी इज टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन, ऑप्शन सी इज a lasting and great civilization, and option D is a civilization that falls short of its potential. So what is your correct answer? Your correct option is option D. Option D. किस लिए फेल हो रहे हैं लोग, एक सभ्यता जो अपनी क्षमता में कमतर है, अपने पोटेंशियल में शॉर्ट है, क्या है वो, अपने पोटेंशियल में शॉर्ट है, कम है, वो कमतर है, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, what aspect of democracy does CM George emphasize as providing equality to citizens? नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए जॉर्ज लोकतंत्र के किस सम्मान पर इम्फेसाइज करता है, ठीक है, किस एस्पेक्ट पर वो इम्फेसाइज करता है इक्वालिटी अपने सिटीजन को प्रोवाइड करवाने के लिए। सो योर ऑप्शन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की आज़ादी, समानता की आज़ादी, एक्सेस टू एजुकेशन की आज़ादी, या फिर वोटिंग राइट्स। व्हाट इज योर आंसर? सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। कानून के आगे समानता, कानून के साथ क्या चाहिए, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 इज what issue related to resources distribution does CM George highlight in the democratic countries? कि जो जॉर्ज साहब है वो लोकतांत्रिक देशों में संसाधन वितरण से संबंधित कौन सी बात को हाईलाइट करते हैं, ऐसी कौन सी डेमोक्रेटिक बात है जो वो हाईलाइट करते हैं, और इशू से रिलेटेड किस तरह का कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देशों में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के संसाधन वितरण से संबंधी कौन सी बात पर जॉर्ज साहब हाईलाइट करते हैं, कौन सी बात को जॉर्ज साहब हाईलाइट करते हैं। सो योर ऑप्शन इज अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज disparities in access to food and clothing, option C is lack of political participation, and the last inequitable taxation, inequitable taxation. So your answer is option number B, option number B, disparities in access to food and clothing। क्या होगा आपका आंसर, disparities in access to food and clothing।
किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जॉर्ज साहब? तो वो करते हैं भोजन को, फूड को और क्लॉथ को कहाँ तक पहुँचने में डिस्पैरिटीज़ कि वो लोगों तक पहुँचने में असमानता दिख रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पर वो जॉर्ज साहब हाईलाइट करते हैं। कहाँ पर? लोकतांत्रिक देशों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो खाना और कपड़े की कमी को दिखाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 According to C.M. Jord, why does the current state of civilization fall short of perfection? जॉर्ज साहब के अकॉर्डिंग क्यों सभ्यता की वर्तमान स्थिति पूर्णतः शॉर्ट होती जा रही है, शॉर्ट फॉल कर रही है। इट मीन्स कि गिरती जा रही है। ये जो हमारा सिविलाइजेशन का परफेक्शन है ना, ये फॉल कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी कंडीशन सही नहीं हो रही है, ये लगातार गिर रहा है। सो योर ऑप्शन इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी इनसफिशिएंट एक्सेस टू एजुकेशन, ऑप्शन सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड द ऑप्शन डी इज लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम कि भाई पॉलिटिकल आज़ादी कम है, कहीं पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की कमी है तो कहीं एजुकेशन की कमी दिख रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सिविलाइजेशन परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है उसके लिए। सो अकॉर्डिंग टू सी.एम. जॉर्ड, उनके अनुसार यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? सो अकॉर्डिंग टू सी.एम. जॉर्ड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, unequal distribution of necessary goods. Option third is your correct answer. ये सारे एग्ज़ाम अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं झारखंड आचार्य का पेपर 2 और पेपर 4 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी पेपर 2 में इंग्लिश रखा है उनके लिए तो रामबाण है, और जिनका 4 में है उनके लिए भी ये सिमिलर वैल्यू कैरी करता है। तो ये ऐसे है जो कि प्रेस्क्राइब्ड है हमारे सिलेबस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 What danger does C.M. Jord identify as arising from the existence of national frontiers in a globalized world? So, C.M. जॉर्ड क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? C.M. जॉर्ड कहते हैं कि जो विश्व में जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, उन राष्ट्रीय सीमाओं के अस्तित्व में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को किस रूप में ग्लोबलाइज्ड जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उसको किस रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा आपने? जॉर्ज साहब कहते हैं कि जो राष्ट्रीय सीमाओं के अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में ये जो उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हम किस रूप में पहचान कर सकते हैं। सो योर ऑप्शन इज increased trades barriers, option B is technological advancement, option C is the risk of war spreading globally, and the option number D strained cultural diversity. So your answer is option number third, the risk of war spreading globally. कि ये जो रिस्क है कि वार क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, ग्लोबल में फैल जाएगा। ये जो युद्ध है विश्व स्तर पर फैलने का उनको क्या लग रहा है? रिस्क लग रहा है, खतरा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हाउ डज सी.एम. जॉर्ड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन ऑन नेशनल फ्रंटियर्स? जॉर्ज कहते हैं कि वह राष्ट्रीय सीमा पर
मॉडर्न इन्वेंशन को आविष्कार के प्रभाव का वर्णन कैसे करते हैं, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जॉर्ज साहब कैसे मॉडर्न इन्वेंशन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके इम्पैक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सो योर आंसर इज reinforcing the significance of national frontiers, making national frontiers of absolute. Option C is causing more political divisions, and the option D is having no impact on the national frontiers. So, what is your answer? Your answer is option B, making national frontiers obsolete. क्या करना? मेकिंग नेशनल फ्रंटियर्स ऑब्सोलीट, कि राष्ट्रीय सीमाओं को अप्रचलित बनाना, ऑब्सोलीट बनाना. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. According to CM Jod, what has happened to the significance of national frontiers due to technological progress? जॉर्ड के अनुसार ये जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, प्रौद्योगिक प्रोग्रेस इसको कह सकते हैं, प्रौद्योगिक प्रगति के कारण जो राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व पर असर पड़ता है, वो असर क्या है, क्या होता है? व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब नेशनल फ्रंटियर्स पर इसका असर पड़ता है? किसका? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का. तब क्या होता है, क्या बताना चाह रहे हैं वो? योर ऑप्शन इज दे हैव बिकम मोर रेलिवेंट एंड वाइटल. ऑप्शन बी is they have been ignored and neglected. Option C is they have been removed entirely. And the option D, they have become historical relic. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज योर ऑप्शन डी. दे हैव बिकम हिस्टोरिकल relic. Question number 25. How many major global conflicts have occurred in the author's lifetime as mentioned in the text? तो टेक्स्ट में उन्होंने कितने तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को शामिल किया है, मेंशन किया है? 1, 2, 3 और 4. योर ऑप्शन इज 1, 2, 3 और 4. तो कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने शामिल किया है? ओनली 2. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, ये 2 तरह के वॉर को उन्होंने मेंशन किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. What does CM Jod say is the potential consequence of any war starting in the present day? जॉर्ज साहब कहते हैं कि वर्तमान समय में शुरू होने वाली किसी भी वॉर का कंसेक्वेंस, संभावित रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, है ना? प्रेजेंट डे का परिणाम क्या होगा, कि वर्तमान समय में शुरू होने वाले किसी भी युद्ध का संभावित परिणाम क्या होगा? सो योर ऑप्शन इज लिमिटेड इम्पैक्ट एंड कन्फाइड टू अ स्पेसिफिक रीजन. ऑप्शन बी इज a return to simpler forms of welfare. Option C, a high likelihood of the global split. And the option D is a quick and peaceful resolution. So, what will be your answer?
Your answer is option number C, a high likelihood of a global spread. कि वैश्विक प्रसार की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू CM जॉर्ज, हाउ डज द म्यूजेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अफेक्ट आवर सिविलाइजेशन। जॉर्ज साहब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू CM जॉर्ज, कि CM जॉर्ज के अनुसार ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, वैज्ञानिक का ज्ञान है, ये हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन को किस प्रकार से अफेक्ट कर सकती है, किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? जॉर्ज कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द CM जॉर्ज, हाउ डज द म्यूजेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका दुरुपयोग हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन को किस प्रकार से प्रभावित करता है या कर सकता है। सो योर ऑप्शन इज, इट एक्लेरेट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑप्शन बी, it leads to greater cooperation between nations. Option C, it prevents the proper utilization of scientific progress. And option D, it encourages the equitable sharing of resources. So, here your answer is option C. Option C. It prevents the proper civilization of scientific progress. Option C will be your correct answer. Now next question number 28. What issues does CM George point out regarding human dependence on machine? मशीन पर मानव निर्भरता के संबंध में जॉर्ज क्या उपयोग बताते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए कहा जा रहा है। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, machine have made human life more convenient. Option B, humans have become master over machine. Option C, machine require little maintenance. And option D, machine are becoming dominant over humans. So your answer is option D, machine are becoming dominant over humans. Option D will be your correct answer. Machines are becoming dominant over humans. मशीनें इंसानों पर हावी होती जा रही है। हर जगह मशीन का यूज आजकल हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, what are machines described as in the text? टेक्स्ट में मशीन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन ए, ह्यूमन कंपेनियन की तरह, टूल्स फॉर लेजर की तरह, डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन की तरह, और फिर मेंस सर्वेंट की तरह। किस तरह से मशीन को डिस्क्राइब किया गया है इस टेक्स्ट में? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मशीन क्या है? मेंस का सर्वेंट है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, how does CM George characterized the relationship between humans and machines? किस तरह से मानव और मशीन के बीच के संबंधों को वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं? कौन? जॉर्ज साहब, CM जॉर्ज साहब ह्यूमन और मशीन के बीच के रिश्ते को किस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सो योर ऑप्शन इज a harmonious partnership. Option B is an independent coexistence. Option C, a manually
बेनिफिशियल अरेंजमेंट की तरह, और ऑप्शन डी इज एन इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो किस तरह के रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है यहाँ पर? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, एन इंक्रीजिंगली डिपेंड रिलेशनशिप। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31, what do machines require to function properly according to CM Jod? मशीन को प्रॉपरली वर्क करने में क्या रिक्वायर होती है ना? रिक्वायर ऑफ द प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली, ठीक से काम करने के लिए मशीन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए रेगुलर मेंटेनेंस एंड केयर, ऑप्शन बी कांस्टेंट रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेडिंग, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट पीरियड्स ऑफ रेस्ट, एंड ऑप्शन डी नो एक्सटर्नल इनपुट और सपोर्ट। So your answer is option A, regular maintenance and care. Option A will be your correct answer. Now question number 32. What is the potential consequence of failing to attend to the need of machines and as mentioned in the text? मशीन की आवश्यकता को पूरा न करने के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? मशीन के रिक्वायर को पूरा नहीं करोगे तो क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? जैसा कि टेक्स्ट में आपको मेंशन किया गया है, बताया गया है। तो मशीन की कौन सी रिक्वायर है जिनको पूरा नहीं करोगे तो क्या परिणाम हो सकता है? तो मशीन के कुछ रिक्वायर हैं। योर ऑप्शन इज इम्प्रूव्ड मशीन परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी इनहैंस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी मशीन्स रिफ्यूजिंग टू वर्क और कॉजिंग डैमेज, ऑप्शन डी मोर लेजरली लाइफ स्टाइल। तो इन चारों में आपका आंसर क्या होगा? मैं बताती हूँ। योर ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी सी, मशीन्स रिफ्यूजिंग टू वर्क और कॉजिंग डैमेज। कि अगर आप उसकी रिक्वायर को पूरा नहीं करोगे, टाइम टू टाइम फ्यूल नहीं डालोगे, टाइम टू टाइम उनको मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा? काम करने से रिफ्यूज़ कर देगा और डैमेज का कारण भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज E.M. Jod's concern regarding human dependence of machines? What is C.M. Jod's concern regarding human dependence of machine? तो जॉर्ज साहब का ह्यूमन डिपेंडेंस ऑफ मशीन, की मशीन पर जो ह्यूमन डिपेंड हो गए हैं उस बारे में इनका क्या है, क्या विचार है? योर ऑप्शन इज humans may become more self-sufficient, option B machines may become obsolete, option C humans may lose control to machine, and option D machines may replace the need for humans। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि भाई आप उनकी ज़रूरतों को नहीं पूरा करोगे तो मशीन क्या कर देगा? ह्यूमन में लॉस कंट्रोल टू मशीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट अकॉर्डिंग टू C.M. Jod डज बीइंग सिविलाइज्ड इंटेल?
जॉर्ज साहब के अनुसार सिविलाइज्ड होने के लिए क्या होना पड़ता है, सिविलाइज्ड होने की क्या डिमांड है, ठीक है। सो ऑप्शन ए परसुइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी क्रिएटिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑप्शन सी limiting freedom of the thoughts, and option D increasing economic inequality. So what will be your answer? एक सभ्य सिविलाइज्ड इंटेल होने के लिए होने में क्या शामिल होना चाहिए? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी क्रिएटिंग ब्यूटीफुल थिंग्स। अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करना है? क्रिएट करना है, तब आप सभ्य माने जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। How does CM George suggest humans can make their civilization the greatest and most lasting? जॉर्ज ने किस प्रकार ये सुझाव दिया है कि मनुष्य अपनी सभ्यता को महानतम और सबसे अस्थायी बना सकता है? तो किस तरह से जॉर्ज ने ये सजेशन किया है कि भाई जो मानव है वो किस तरह से अपनी सिविलाइजेशन को ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट लास्टिंग बना सकता है। लास्टिंग का मतलब अस्थाई बना सकता है और ग्रेटेस्ट मतलब महान बना सकता है। तो अपनी सभ्यता को वो कैसे महान और अस्थाई बना सकता है? 4 options given here, you have to choose the correct one. Option A, by concentrating on technological progress. Option B, by expanding their knowledge of the universe. And option C, by focusing on incoming competitions. And option D, by disregarding poverty prevention. So what will be your answer? Option B will be your correct answer. By expanding their knowledge of the universe, कि यूनिवर्स के बिहाफ में अपने नॉलेज को एक्सपेंड करो, बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 36। What does CM George believe is necessary for civilization to achieve greatness? जॉर्ज साहब किस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है? उनका मानना है कि सिविलाइजेशन होने के लिए, उनकी महानता को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ है जो नेसेसरी है? सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से दूर हो जाओ। ऑप्शन बी अ फोकस ऑन मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ पे, धन दौलत पर फोकस करो। या इक्वल जस्टिस अमंग इंडिविजुअल्स। एंड द ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी इक्वल जस्टिस अमंग इंडिविजुअल्स, कि सबके बीच में भैया बराबर का रखो, किसी को कम ज़्यादा नहीं करना है, एकदम न्याय बराबर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। According to CM George, what should humans give their time and energy to in order to improve civilization? कि जॉर्ज के अनुसार सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य को अपना समय और ऊर्जा किस चीज़ पर लगाना चाहिए? ठीक है, ऑर्डर टू गिव देयर टाइम एंड एनर्जी ऑर्डर टू इम्प्रूव सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी किस सही दिशा पर इंसान को लगाना चाहिए? योर ऑप्शन इज मेंटेनिंग द स्टेटस कोड। ऑप्शन बी fostering economic condition competition. Option C advancing technology. And the option D pursuing knowledge and poverty prevention. तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या करना चाहिए? परसुइंग नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, बांटना चाहिए और पॉवर्टी को रोकना चाहिए,
पॉवर्टी को प्रिवेंशन करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, हटाना चाहिए, गरीबी का उन्मूलन करना चाहिए। और आई थिंक योर क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। ये जितने भी सवाल थे आपके, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू रीड मस्ट एंड केयरफुली। And we will meet very soon with another video. So thank you, thanks for watching.